जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। कैसे हो आप सभी? आप सभी का स्वागत मिस्टर एग्रीकल्चर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। साथियों, हम बात कर रहे थे राजस्थान जीके के एक शानदार टॉपिक जिसका नाम है राजस्थानी चित्रकला के बारे में। ठीक है, इसके कुछ सेशंस हम पढ़ चुके थे। नेक्स्ट जो टॉपिक है आगे उसे कंटिन्यू करते हैं और उसके बारे में और महत्वपूर्ण बातें जो एग्जाम में पूछी जा सकती हैं उनके बारे में हम पढ़ते हैं। साथियों, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को और छोटी छोटी बातें जो हमें ध्यान रखनी है उनके बारे में पढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले आज जिस चीज के बारे में पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे थे मारवाड़ स्कूल के बारे में और इसमें अपने जो इसकी जोधपुर शैली है उसके बारे में भी पढ़ लिया था और बीकानेर जो शैली है उसके बारे में भी हमने पढ़ लिया था। नेक्स्ट देखिएगा साथियों, हमें जिसके बारे में पढ़ना है वो जो शैली रहेगी वो कौन सी रहेगी साथियों? वो रहेगी जैसलमेर शैली। आज जिससे स्टार्ट करते हैं वो जैसलमेर शैली है। ठीक है, उम्मीद करता हूं लास्ट वाले सारे सेशन आपने अटेंड किए होंगे, अच्छे से कंटेंट को लर्न किया होगा। देखिएगा, सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि जैसलमेर जो चित्र शैली है ये प्रारंभ किसके समय में हुई? तो हर राय भाटी, है ना, शासक हुए हर राय भाटी, उनके समय में ये शैली क्या होती है? प्रारंभ होती है। फिर देखिएगा, सर्वाधिक विकास यानी कि किस शासक के समय में जैसलमेर शैली का स्वर्ण काल रहा या स्वर्ण काल कहा जाता है? तो सबसे ज्यादा विकास किसके समय में हुआ था? मूलराज सेकंड के समय में। आगे बढ़ते हैं। फिर देखो, इसके बारे में जो एक लाइन अच्छे से बार बार एग्जाम में भी पूछी जाती है और आपको याद रखना है, मैंने बहुत बार देखा है कि इस लाइन को भी जो स्टूडेंट है, एस्पिरेंट है, वो गलत करके आते हैं। देखिए, जब भी पूछा जाए कि राजस्थान की ऐसी चित्र शैली जिस पर बाहरी किसी भी शैली का कोई प्रभाव नहीं पड़ा, तो आपको याद रखना है साथियों वो कौन सी शैली होगी? जैसलमेर शैली। ठीक है, तो याद रखिएगा राजस्थान की यह एकमात्र शैली है जिस पर अन्य किसी शैली का प्रभाव नहीं पड़ा है, याद रखिएगा। और यदि हमसे यह भी पूछा जाए कि राजस्थान की स्वतंत्र शैली किसे माना जाता है, क्योंकि कोई भी बाहरी प्रभाव नहीं है, तो स्वतंत्र शैली भी किसे माना जाता है साथियों? जैसलमेर को ही माना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, इसी शैली को राजस्थान की रेगिस्तानी या रेतीली शैली भी कहा जाता है। चले आगे बढ़े। उसके बाद में देखो, प्रमुख संरक्षक यानी कि कौन कौन से शासक इस शैली से संबंधित रहे, विकास में योगदान रहा। तो देखो, प्रारंभ में हमने बात कर ली हर राय जिनके समय में प्रारंभ हुआ, मूलराज जी के समय में सबसे ज्यादा विकास हुआ और इसके साथ साथ अकेसिये ये प्रमुख संरक्षक शासक है। चलिए आगे बढ़े। उसके बाद में देखिए, यदि जैसलमेर शैली का प्रमुख चित्र पूछा जाए साथियों, प्रमुख चित्र पूछा जाए तो मुमल है। कौन सा है साथियों? मुमल है। याद रखिएगा, मुमल कौन थी? तो लोद्रवा की राजकुमारी थी। अब एक बात याद रखनी अच्छे से भी, मुमल और महेंद्र के चित्र जो बने, यदि देखो एक चीज क्लियर करना, सीधा पूछा जाए मुमल का चित्र कहां का फेमस है? तो जैसलमेर का। कहां का? जैसलमेर का। अच्छे से इस कंसेप्ट को क्लियर करना। और यदि अपने को कंबाइंड पूछा जाए कि मुमल मेंदर, मुमल और महेंद्र के चित्र, तो याद कीजिएगा मुमल और महेंद्र के जो चित्र थे, हमने बात की थी किस शैली में? जोधपुर शैली में। जोधपुर शैली में शासक थे जसवंत सिंह। जसवंत सिंह के समय में बहुत से चित्र थे जो लव स्टोरीज पर बने थे, पढ़ा था ना अपनों ने। तो वो मुमल महेंद्र का पूछे तो जोधपुर का जिक्र करना है और अकेले मुमल के बारे में पूछे तो जैसलमेर शैली आपको आंसर करनी है साथियों। ठीक है, इस चीज को काट देना है, ये बात याद रखनी है। ठीक है, मुमल का यह मुमल महेंद्र जोधपुर में। ठीक है, ये बात क्लियर करना। चलिए आगे बढ़े। उसके बाद में देखिए, नेक्स्ट हम बात करेंगे किस शैली के बारे में? वो है अजमेर चित्र शैली साथियों। ठीक है, जैसलमेर के बारे में इतनी बातें ध्यान रखनी है। अजमेर के बारे में देखो, सिंपल सी बात, बहुत बार एग्जाम में ये बात पूछी गई। क्या पूछा गया कि कौन सी ऐसी
राजस्थान की चित्र शैली है जिसमें लोक संस्कृति का चित्रण किया गया। जब भी पूछा जाए साथियों लोक संस्कृति का चित्रण तो कौन सी शैली में, अजमेर शैली में मिलता है। ठीक है, और याद रखना इस शैली को दरबारी या सामंती चित्र शैली भी कहा जाता है, यानी कि सामंत जो थे या इसके अंदर में यदि हम बात करें कि जो ठिकाने थे उनका इस शैली के विकास में काफी योगदान रहा। तो अब ये दिमाग में आता है कि कौन कौन से ठिकाने रहे जो अजमेर चित्र शैली में जिन्होंने अपना योगदान दिया, महत्वपूर्ण चित्र बनाए और वो सारे चित्र कंबाइंड रूप से अजमेर चित्र शैली के कहलाए। तो याद रखिएगा किन किन का, तो बिनाए है, सावर है, मसूदा है, जुनिया है और नांद है। ठीक है, ये वो ठिकाने जिनका अजमेर शैली के विकास में क्या रहा, योगदान रहा, याद रखिएगा साथियों। चलिए फिर सबसे इंपॉर्टेंट बात साथियों, स्टार बात है, याद रखिएगा क्या चीज है कि उसना और साहिबा, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है उसना और साहिबा का संबंध किस चित्र शैली से है। तो उसना और साहिबा अजमेर शैली की महिला चित्रकार हैं साथियों, याद रखिएगा अच्छे से। देखिएगा इनके अलावा हमसे पूछा जाए कि और कौन से चित्रकार हैं तो हम याद रखते हैं चांद खां जो कि जुनिया ठिकाने से थे, तैयब जी, राम सिंह जी, ठीक है, माधो जी और अल्लाह बख्श, जान मोहम्मद, लालजी भाटी, याद रखिएगा। देखो एक चीज है, सबसे पहले अजमेर शैली के यदि आपको चित्रकार याद करने हैं तो आप एक ट्रिक याद रखिएगा, रामा ते अज्जा चांद। क्या याद रखोगे, रामा ते अज्जा चांद, रामा ते अज्जा चांद। एक बार मेरे साथ दोहराइए, रामा ते अज्जा चांद, रामा ते अज्जा चांद, याद रख लोगे। अब देखिएगा, देखो रा से चित्रकार जिसका नाम आता है वो कौन से है, राम सिंह है। कौन से हैं, राम सिंह है। मां से यदि हम जिक्र करें तो मां से आते हैं माधो जी। कौन से आते हैं, माधो जी। ते से जिक्र करें तो तैयब जी। कौन से आए, तैयब जी आए साथियों। ऐसे यदि हम जिक्र करें तो अल्लाह बख्श जो कि अजमेर से थे, अल्लाह बख्श ऐसे। और जा से यदि हम जिक्र करें साथियों तो वो कौन है, जान मोहम्मद। कौन है, जान मोहम्मद। और चांद से हम जिक्र करें तो वो कौन है, चांद खां है साथियों, जो कि जुनिया ठिकाने के थे। क्लियर ये बात, इतनी बात आपको याद रही होगी। अब देखो, तो यदि हमसे पूछा जाए महिला चित्रकार कौन से थे तो आप कहोगे उसना और साहिबा, उसना और साहिबा। और यदि चित्रकार पूछे जाए तो आप कहोगे रामा ते अज्जा चांद, रामा ते अज्जा चांद। अच्छे से इसको याद कीजिएगा। अब एक बात याद रखिएगा साथियों, इन चित्रकारों में आपको कुछ चित्रकारों के आगे ये ठिकाने बताए हुए हैं, तो इन चित्रकारों के ये कहां से थे ठिकाना पूछा जा सकता है ना, उसको आपको अच्छे से याद करना है। भी चांद खां जुनिया से थे, राम सिंह नांद से थे, माधो जी मसूदा से थे, अल्लाह बख्श अजमेर से ही थे। अल्लाह बख्श कहां से थे, अजमेर से ही थे, ये याद रखिएगा। अब इसके बाद में एक बात और याद रखिएगा कि जो चांद खां थे, इनके द्वारा, चांद खां के द्वारा चित्र बनाया गया था साथियों, किसका, पाबू जी का चित्र। किसका चित्र बनाया गया था, पाबू जी का चित्रण है वो किनके द्वारा किया गया, चांद खां के द्वारा किया गया था, जो कि जुनिया से थे। इस बात को अच्छे से लर्न रखिएगा। चलिए आगे बढ़े। उसके बाद में देखो हम बात करते हैं कि अजमेर शैली पर किस शैली का प्रभाव पड़ा। तो देखो जनरल सी बात है, अजमेर शैली पर, अजमेर, ठीक है, इसको काटते हुए जय पर सबसे पहले जय से प्रभाव पड़ा था जैन शैली का। किसका, जैन शैली का। अजमेर में पहले अक्षर को अपनों ने काट दिया, जय से सबसे पहले प्रभाव पड़ा जैन का, और फिर प्रभाव पड़ा मैं से मुगलों का, मैं से मुगलों का। ये बात याद रखनी है आपको, ठीक है। भी अजमेर में बीच वाले जो दोनों अक्षर है, पहले जैनों का प्रभाव पड़ा, बाद में मुगलों का प्रभाव इस पर पड़ा था, ये बात याद रख लीजिएगा।
उसके बाद में देखो एक बात याद रखना, मारवाड़ स्कूल में जरूर पढ़ रहे उपशैली है, तो ये भी बात याद रखेंगे कि अजीत सिंह के समय में, किसके समय में, अजीत सिंह के समय में जोधपुर शैली का भी प्रभाव इस पर पड़ता है साथियों। इस बात को आपको अच्छे से क्या करना है, लर्न करना है। उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आ गई होगी, जो बातें मैंने बताई है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट साथियों, महत्वपूर्ण अपने राजस्थान की ये कहूं कि सबसे फेमस जो चित्र शैली है, सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है, उसके बारे में बात करते हैं। और वो कौन सी शैली है साथियों, किशनगढ़। यदि आज की क्लास को अपने किशनगढ़ शैली को समर्पित कर दे तो ये कहें भी आज क्लास ही किशनगढ़ शैली की है, तो ये अतिशोक्ति नहीं होगी, है ना। आज की क्लास मेनली कौन सी है, किशनगढ़ शैली की। देखिए क्या है, अपने बात करें कि किशनगढ़ शैली, देखो किशनगढ़ शैली कब स्टार्ट हुई, तो हम ये कहेंगे कि जब किशनगढ़ बसाया गया तब से ही किशनगढ़ शैली जो है वो प्रारंभ हो गई, है ना। तो अब किशनगढ़ शैली है वो, जो किशनगढ़ है वो किसने बसाया था, तो आपने नाम सुना होगा, शासक थे मोटा राजा उदय सिंह। कौन थे, मोटा राजा उदय सिंह। इनके पुत्र किशन सिंह है, इनके पुत्र किशन सिंह ने 1609 में किशनगढ़ की स्थापना की। ठीक है, तो किशनगढ़ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, किशन सिंह के द्वारा की गई थी। ओके, और किशन सिंह का संबंध किससे, मोटा राजा उदय सिंह के पुत्र थे, इस बात को याद रखिएगा। उसके बाद में देखो, किशनगढ़ शैली राजस्थान की सर्वोत्तम चित्रकला है, ये हमने बात पहले ही कर ली है। और कहा जाता है, ये संज्ञा दी जाती है कि इस शैली में जो चित्र बनाए जाते हैं वो रहस्यमयी कल्पनाओं के अमूर्त स्वप्न की संज्ञा दी जाती है। ये याद रखना, किस शैली के चित्रों को रहस्यमयी कल्पनाओं के अमूर्त स्वप्न कहा गया, तो वो किशनगढ़ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर देखिएगा साथियों, बात आती है कि किशनगढ़ शैली का, है ना, किशनगढ़ शैली का जो गोल्डन टाइम है या सबसे ज्यादा विकास है वो किस शासक के समय में हुआ, तो याद रखिएगा स्वर्ण युग या गोल्डन टाइम वो हुआ सावंत सिंह, शासक का नाम था सावंत सिंह का समय किशनगढ़ शैली का क्या कहा जाता है, गोल्डन टाइम कहा जाता है। सावंत सिंह जो खुद थे, इनके द्वारा राधा और कृष्ण जी के चित्रांकन करवाया गया, खुद भी चित्रांकन करते थे। और याद रखिएगा इनके द्वारा जो चित्र बनाए जाते थे वो अपना नाम नागरीदास रखकर, है ना, सावंत सिंह अपना नाम नागरीदास रखकर बनाते थे, ये बात ध्यान रखिएगा। क्योंकि देखो ये वल्लभ संप्रदाय से इतने प्रभावित हुए, है ना, और अपने आप को, है ना, भी राजपाट छोड़कर वहां गए और नागरीदास के नाम से पुकारे जाने लग गए। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। कुछ और बातें करेंगे। देखो इनका काल है वो ये माना जाता है। अब एक बात याद रखना कि सावंत सिंह ने कुछ रचनाएं लिखी, कौन कौन सी, जिनमें से कुछ प्रमुख है, तो देखिएगा रसिक रत्नावली, बिहारी चंद्रिका, मनोहर मंजरी, इसकी कुछ फेमस रचनाएं हैं साथियों। कुल मिलाकर ध्यान रखिएगा लगभग 75 रचनाएं थी। कितनी थी टोटल, 75 के करीब रचनाएं थी। और इन सभी रचनाओं को एक संग्रह तैयार किया गया इनका, जिसे इन सभी रचनाओं का एक संग्रहण तैयार किया गया साथियों, एक जगह किया गया। और उसे किस नाम से जाना जाता है, उसे नागर समुच्चय के नाम से जाना जाता है। क्या कहा जाता है साथियों, नागर समुच्चय कहा जाता है। यह बात भी आपको याद रखनी है। ठीक है, क्या चीज अपनों ने पढ़ी है, हमने कहा कि सावंत सिंह की टोटल 75 रचनाएं और उनका संग्रहण किस नाम से जाना जाता है, नागर समुच्चय। क्या कहलाता है, नागर समुच्चय। इनमें से कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं थी, वो रसिक रत्नावली, बिहारी चंद्रिका और कौन सी है, मनोहर मंजरी है। इसको आपको अच्छे से क्या करना है, लर्न करना है साथियों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, उसके बाद में ये बात याद रखिएगा, वल्लभ संप्रदाय से प्रभावित हुए, वल्लभ संप्रदाय से दीक्षित हुए। तो ये चीज क्लियर करनी है कि किशनगढ़ शैली में यदि पूछ लिया जाए किस संप्रदाय का प्रभाव पड़ा, तो वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव पड़ा था। ठीक है, ये चीज क्लियर करना। और ये इनकी जो मृत्यु हुई थी, है ना, सावंत सिंह की, क्योंकि देखो ये वल्लभ संप्रदाय से प्रभावित होकर कहां चले गए थे, वृंदावन चले गए थे, है ना। और ये चीज क्लियर करनी है
कि इनकी मृत्यु कहां पे होती है, वृंदावन में। और वृंदावन में इन्हें संत राजा के नाम से, संत राजा के नाम से जाना जाता है ना। ऐसा राजा जो संत है, संत राजा के नाम से इन्हें जाना गया, ये बात ध्यान रखना। और ये अपनी रचनाएं किस नाम से लिखते थे, नागरीदास के नाम से, ये बात याद रखिएगा। अब ये चीज क्लियर करना, इनकी पासवान, इनकी जो पासवान थी उसका नाम क्या था, बड़ी ठनी। क्या नाम था, बड़ी ठनी था। ये चीज क्लियर करना कि बड़ी ठनी को नागरीदास के द्वारा राधा के रूप में, राधा के रूप में चित्रित करवाया गया। ठीक है, चित्रित करवाया गया भी। यानी कि जब देखो जो सावंत सिंह थे, इनके द्वारा चित्रकारों को यह कहा गया कि राधा जी का चित्र बनाया जाए। और जब चित्रकारों ने यह पूछा कि राधा जी का चित्रण किसको आधार मान के बनाए साहब, तो उन्होंने कहा कि बड़ी ठनी को आधार मानकर बनाया जाए। ठीक है, तो आप ये चीज ध्यान रखना कि वर्तमान में 90% है ना, जो अपने चित्र वगैरह देखते हैं वो है राधा जी के, वो 90% चित्रण किस रूप में है, किसका है, वो बड़ी ठनी का चित्र बनाया हुआ है। ठीक है, ये ध्यान रखना। और बड़ी ठनी कौन थी, तो वो सावंत सिंह की पासवान थी, दासी थी। ठीक है, इस बात को याद रखना है। अब देखो एक चीज क्लियर करना, यहां पे एक अच्छा क्वेश्चन बनता है कि बड़ी ठनी जो सावंत सिंह की पासवान थी, उनका मूल नाम क्या था, उसका मूल नाम क्या था, मूल नाम। तो ध्यान रखिएगा कि बड़ी ठनी का मूल नाम जो था वो रसिक बिहारी, रसिक बिहारी, और कुछ जगह उनका नाम विष्णु प्रिया मिलता है। तो बड़ी ठनी का मूल नाम आपको पूछा जाए क्या है, तो आप कहेंगे रसिक बिहारी और विष्णु प्रिया, ये दो नाम मिलते हैं। ठीक है, इस बात को याद रख लीजिएगा साथियों। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, किशनगढ़ शैली के प्रसिद्ध चित्र यदि हम बात करें, और सबसे प्रसिद्ध चित्र है साथियों वो किसका है, बड़ी ठनी का। किसका है, बड़ी ठनी का, है ना। भी बड़ी ठनी कौन थी, ये हमने बात कर ली है कि नागरीदास की पासवान, सावंत सिंह की पासवान थी बड़ी ठनी, जिसको राधा के रूप में चित्रित करवाया गया। और वो जो चित्र है वो बड़ी ठनी का चित्र कहलाया, ये बात याद रखिएगा, यानी कि राधा के रूप में चित्रित किया गया। ये बात क्लियर। अब ये क्वेश्चन आता है, पहला क्वेश्चन कि बड़ी ठनी चित्र बनाया किसने था ना, जो इतना फेमस हो गया। तो वो जो चित्र है वो बनाया गया था साथियों मोर ध्वज निहाल चंद के द्वारा, यानी कि निहाल चंद के द्वारा बनाया गया, जिन्हें मोर ध्वज की क्या है, उपाधि मिली हुई थी। ये बात याद रखनी है साथियों। चलो उसके बाद में देखो, ये जो चित्र है ना, इतना फेमस हुआ कि एरिक डिक्सन के द्वारा, किसके द्वारा, एरिक डिक्सन के द्वारा इसे भारत की मोनालिसा कहा गया, भारत की मोनालिसा कहा गया। अब ये ध्यान रखिएगा, मोनालिसा का जो चित्र है वो लियोनार्डो दा विंसी, द जीनियस, है ना, लियोनार्डो दा विंसी, है ना। मोनालिसा जो चित्र है वो लियोनार्डो दा विंसी का प्रसिद्ध चित्र था। इस चित्र की तुलना जो मोनालिसा चित्र से करते हुए एरिक डिक्सन ने कहा कि ये तो भारत की क्या है, मोनालिसा है। उम्मीद करता हूं इस बात को आप समझ गए होंगे। चलिएगा उसके बाद में देखो, हमने बात कर ली। अब ये क्वेश्चन आया दिमाग में कि वर्तमान में ये चित्र है कहां पे, तो याद रखिएगा साथियों, वर्तमान में यह चित्र है अल्बर्ट हॉल में, अल्बर्ट हॉल पेरिस में। और याद रखना है इसकी एक प्रति कहां पे है, किशनगढ़ संग्रहालय में भी है साथियों, ये बात याद रखिएगा। इसके बाद में देखो, बड़ी ठनी पर डाक टिकट जारी होता है 20 पैसे का, और ये डाक टिकट कब जारी हुआ, तो 1973 में। कब जारी होता है, 1973 में जारी होता है। इस बात को भी याद आपको रखना है साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में बड़ी ठनी के बाद में आपको एक बात याद रखनी है कि और जो दूसरे चित्र हैं इस चित्रशैली के वो कौन से हैं, तो ध्यान रखना, चांदनी रात की संगोष्ठी। ठीक है, ये भी खूब फेमस हुआ चित्र है। चांदनी रात की जो संगीत गोष्ठी, संगोष्ठी, आपसे पूछा जाए कि किस चित्र शैली का चित्र है, तो किसका है, जो है किशनगढ़ का। और किसके द्वारा चित्रित किया गया, अमरचंद के द्वारा। देखो एक बात याद रखिएगा
कि इस चित्र शैली के बारे में यदि हम बात करें तो कैसे क्या चित्रण हुआ उसके बारे में एक चित्र आपको ध्यान रखना है भी। इस चित्र शैली में क्या किया गया, सबसे पहले एक तालाब का चित्रण किया गया। किसका चित्रण किया गया? तालाब का चित्रण है वो किया जाता है। ठीक है, ये जो तालाब था ये कौन सा तालाब था? तो गुंदेलाव तालाब, गुंदेलाव तालाब। अब आपसे पूछा जाए कि किस चित्र शैली में गुंदेलाव जो तालाब है उसका चित्रण किया गया, तो कौन सी थी वो आप कहेंगे किशनगढ़। उसके बाद में देखो इसमें किसको दिखाया गया? चांद को शो किया गया। किसको शो किया गया? चांद इसके साथ साथ में चित्रित किया गया, तो चांदनी रात की संगोष्ठी वाला हुआ। उसके बाद में देखो ये जो सरोवर था इसमें फूल दिखाए गए, कौन से? कमल के फूल दिखाए गए। कौन से फूल दिखाए गए? कमल के फूल है ना, ये दिखाए जाते हैं। तो ये कहा जाता है कि कमल से लदा हुआ सरोवर, कमल फूलों से लदा सरोवर। ठीक है, ये भी किस चित्र शैली की विशेषता रहती है? तो किशनगढ़ की। इसके अलावा आपको एक बात याद रखनी है साथियों कि इसमें इस चित्र शैली में यदि हम बात करें तो नौका विहार करते हुए, है ना, नौकायन करते हुए नायक नायिका को, नौकायन करते हुए नायक नायिका को दिखाया गया है। यदि हमसे पूछा जाए कि किस शैली में नौकायन को चित्रित किया गया है, नौकायन को चित्रित किया गया है या नौका विहार करते हुए नायक नायिका का चित्रण किया गया है, तो वो भी कौन सी शैली होगी साथियों? वो भी शैली जो होगी वो किशनगढ़ होगी। यानी कि ये सारा क्या है? चांदनी रात की संगीत गोष्ठी भी इसके साथ साथ आपको याद रखनी है। यानी कि इस चित्र को हम याद रखें तो बहुत से अपने आंसर है वो दे सकते हैं। ठीक है, इस बात को याद रखना। चांदनी रात की संगोष्ठी याद कर लेंगे, कमल से लदे हुए सरोवर ये याद रख लेंगे, गुंदेलाव तालाब याद रख लेंगे, नौकायन का चित्रण ये आप अच्छे से याद रख लेंगे। ठीक है, ये एक चित्र से हम ये खूब बातें हैं वो याद रख सकते हैं साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा यदि हम और इस शैली के चित्रों का जिक्र करें तो कौन से होंगे? एक है सांझी लीला। कौन सा है? सांझी लीला। ये चित्र भी निहाल चंद के द्वारा चित्रित किया गया और इसमें कृष्ण जी को राधा के रूप में चित्रित दिखाया गया है, ये बात भी ध्यान रखिएगा। इसके अलावा देखो दीपावली का चित्र बनाया गया और यह भी निहाल चंद के द्वारा ही बनाया गया। यदि हम बात करें अन्य चित्र की तो हमने बात कर लिया है कमल से लदे हुए सरोवर, ठीक है, गोदाना तालाब का चित्र, झरनों का चित्र, ठीक है, झरने वगैरह भी चित्रित किए गए। ये ध्यान रखना, ये सारे के सारे जो चित्र हैं किशनगढ़ शैली से क्या है? संबंधित है साथियों। चलिए आगे बढ़े। उसके बाद में देखिएगा विशेषताएं। जैसे हर शैली में हमने विशेषताएं का जिक्र किया है भी, कौन सी शैली में किस कलर का यूज हुआ, किस पेड़ को चित्रित किया गया, किस पंछी को चित्रित किया गया, उसी तरीके से हम इस शैली के बारे में भी पढ़ते हैं। देखिएगा किशनगढ़ शैली का यदि कलर पूछा जाए तो प्रमुख कलर जो यूज हुआ वो सफेद और गुलाबी, सफेद और गुलाबी है वो यूज हुआ। ठीक है, इसके बाद में प्रमुख यदि हमसे वृक्ष पूछ लिया जाए तो वो कौन सा होगा? वो केला चित्रित किया गया। कौन सा? केला चित्रित किया गया। पंछी यदि हमसे पूछा जाए चित्रित तो वो है मोर और सारस और हंस, जिनका क्या किया गया है? चित्रण इसमें किया गया है। तो रंग कौन सा है? सफेद और गुलाबी। ठीक है, वृक्ष कौन सा है? केला। और यदि हमसे पूछा जाए कि पंछी कौन सा है तो मोर है। कौन सा है? मोर है। इसको अच्छे से याद रख लीजिएगा साथियों। चलिए प्रमुख विषय किन किन विषयों पर चित्रण हुआ? तो देखो सबसे महत्वपूर्ण बात, ये बहुत बार पूछा जाता है, राजस्थान की किस चित्र शैली में नारी सौंदर्य का चित्रण किया गया? तो नारी सौंदर्य का चित्रण बड़ी ठनी से ज्यादा कहाँ हो सकता है ना? तो बड़ी ठनी, क्योंकि देखो अपनी बात कर रहे हैं कि आप देख पा रहे होंगे चित्र, तो बिल्कुल नारी सौंदर्य के ही तो दर्शन इसमें करवाए गए हैं ना। तो नारी सौंदर्य का जो दर्शन है वो किशनगढ़ शैली के अंतर्गत हुआ है, ये बात आप याद रखिएगा। चलिए इसके बाद आगे देखते हैं अपने। इसके अलावा देखो नौका विहार बात हो चुकी है, इस सब्जेक्ट पे चित्रण हुआ। ठीक है, कुंज युक्त सुंदर भवन ये आप याद रखिएगा, और भ्रमर चित्रण वो भी इस शैली के अंतर्गत किया गया है। ये बातें आपको याद रखनी है साथियों। चलिए आगे बढ़े। उसके बाद में देखिए किस तरीके से इसमें पुरुषों को दिखाया गया है और किस तरीके से महिलाओं को दिखाया गया है,
इस बात पे हमने जिक्र करते हैं। जैसे देखो हमने बात की थी भी बादाम सी आंखें जोधपुर शैली में दिखाई गई है ना। जो पुरुष है उनको बिल्कुल सुडौल शरीर, लंबा शरीर दिखाया गया, जबकि महिलाओं का कद जो है वो मध्यम या बोना दिखाया गया, ये जोधपुर शैली में। तो हम देखते हैं इस शैली में किस तरीके से कैसे शो किया गया है। तो देखिए यदि हम बात करें पुरुष चित्रण के बारे में, ठीक है, तो छरहरा बदन, ठीक है, सुमन्नत ललाट, उन्नत सकंद, पतले अधर, पेच बंद पगड़ियां और कमर में दुपट्टा, इस तरीके से चित्रित किया गया है। मेनली नारी सौंदर्य के बारे में ध्यान रखना है आपको साथियों। तो याद रखना इसमें कमल व खंजन पंछी जैसी आंखें, तो बादाम सी आंखें जोधपुर में थी और कमल और खंजन जैसी आंखें किसमें दिखाई गई हैं? किशनगढ़ में दिखाई गई हैं। लंबी व सुराहीदार गर्दन, सुराहीदार गर्दन याद रखिएगा। चमेली की पंखुड़ियों के समान अधर, होठ दिखाए गए हैं, ठीक है। दोहरी चुंबक दिखाई गई है। और ये महत्वपूर्ण है साथियों, नाक में आभूषण दिखाया गया है वेसरी। देखो आप यदि वापिस चले उसी अपने पिक पर, उसी पीडीएफ पर, ये देखिएगा नाक में एक आभूषण दिखाया गया है और ये जो आभूषण है ये कौन सा है? वेसरी नामक आभूषण। भी नाक में वेसरी नामक आभूषण पहने हुए दिखाया गया तो किशनगढ़ शैली है। देखिएगा एक चीज और याद रखिएगा, एक वर्ड आता है वसली। क्या आता है? वसली। तो वसली क्या है? वेसरी आभूषण है, वसली क्या है? चित्रकला। चित्रकला किस तरीके से, क्या चीज समझना इसको भी। वसली क्या है? भी एक कागज पर दूसरा कागज रखकर, ठीक है, चित्र बनाने के लिए जो आधार तैयार किया जाता है, ठीक है, वो वसल कहलाता है। और उस पर इस तरीके से जो चित्र बनाए जाते हैं उस चित्रकला को वसली चित्रकला कहा जाता है साथियों, ठीक है। तो वसली तो चित्रकला हो गई, कागज कागज जोड़कर चित्र बनाना, और वेसरी क्या हो गया? आभूषण हो गया। इस बात को याद रखना है साथियों आपको, ठीक है। इसको अच्छे से क्लियरली याद रखिएगा। और ये ध्यान रखना, हाथों में अर्ध खिला हुआ कमल का फूल, ये भी आप इस यदि ड्रॉ को, इस चित्र को अच्छे से देखेंगे तो इनके हाथ में फूल दिखाया हुआ है जो कि अर्ध खिला हुआ है। ये बात भी आपको अच्छे से, इसी की विशेषता रहती है, अच्छे से याद करना है साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में देखो दो चित्रकारों के बारे में आपने अच्छे से देख लिया है, एक तो अमरचंद और एक निहाल चंद के बारे में। दोनों चित्रकार किस चित्र शैली से संबंधित है? तो किशनगढ़ से संबंधित रहते हैं, ठीक है। चलिए यदि अन्य चित्रकारों का जिक्र करें, ऐसा नहीं है कि ये दो ही चित्रकार हुए, इसके अलावा भी बहुत से चित्रकार थे जिन्होंने चित्रों का निर्माण किया। वो कौन से हैं? तो देखो सूरध्वज, लाडली दास, भंवर दास, अमीर चंद, धन्ना, छोटू, निहाल चंद, नानक राम, ठीक है, सीताराम, बदन सिंह, अमरू, सूरजमल, रामनाथ, जोश, तुलसीदास, ये सारे जो थे इस शैली के क्या थे? चित्रकार रहते हैं। तो मोस्टली फेमस दो ही थे, एक निहाल चंद और एक अमरचंद। अच्छे से इनको याद कर लीजिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर देखो कुछ इंपॉर्टेंट बातें, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, देखो मैं ये कह सकता हूं भी सुपर से भी ऊपर इंपॉर्टेंट है, 5 स्टार बातें याद रखनी है आपको। क्या बातें हैं साथियों? देखो पहली बात, किशनगढ़ शैली पर किस शैली का प्रभाव रहा, किस शैली का प्रभाव पड़ा? तो याद कीजिएगा हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा शैली तथा ब्रिज शैली से ये प्रभावित रही है, ये याद कीजिएगा। उसके बाद में देखो यदि पूछा जाए किस शैली पर मीरा के पदों का स्पष्ट प्रभाव जो दिखलाई पड़ता है, तो आप कौन सी शैली कहेंगे? किशनगढ़ शैली कहेंगे साथियों। इसके अलावा देखो ये ध्यान रखना, इस शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय या लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसको जाता है? फयाज अली और एरिक डिक्सन को ना। प्रकाश में लाने का श्रेय किसको जाता है? फयाज अली को जाता है, याद रखिएगा। इसके बाद में देखो एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताता हूं, है ना। देखो यदि आपसे पूछा जाए कि मोरध्वज निहाल चंद, क्योंकि मोरध्वज क्या थी? उपाधि थी। मोरध्वज क्या थी? उपाधि थी साथियों, ये बात को याद रखना। यदि पूछा जाए मोरध्वज निहाल चंद किसके दरबारी चित्रकार थे, तो आप कहेंगे सावंत सिंह के। और यदि पूछ लिया जाए कि मोरध्वज मूलराज किसके दरबारी चित्रकार थे, तो आपका आंसर होगा साथियों मान सिंह। क्या होगा? मान सिंह। मोरध्वज
नाम नहीं है, एक उपाधि है। तो मोरध्वज निहाल चंद सावंत सिंह और मोरध्वज मूलराज मान सिंह के दरबारी चित्रकार थे। इसको आपको अच्छे से क्या करना है, लर्न करना है साथियों। चलिए आगे बढ़े। उसके बाद में देखिएगा, इतनी सी बातें अपने को किशनगढ़ शैली के बारे में है वो याद करनी है, अच्छे से एक एक बात को याद करना साथियों। चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं नागौर शैली। कौन सी शैली, नागौर। आज अपने जो जोधपुर या मारवाड़ स्कूल है उसको कंप्लीट कर लेते हैं, उसकी सभी शैलियां पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट अपने डुंडाल जो स्कूल है उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। देखिएगा नागौर शैली, नागौर शैली के बारे में बात करें तो विकास नागौर शैली का बख्शिये के काल में माना जाता है। और ध्यान रखना इसकी विशेषता, यदि हमसे पूछा जाए कि राजस्थान की किस चित्र शैली में बुझे हुए रंगों का प्रयोग हुआ, कौन से रंग साथियों, बुझे हुए रंगों का प्रयोग, तो ये नागौर शैली की विशेषता है। बुझे हुए रंगों का प्रयोग नागौर शैली की विशेषता है, याद कर लेना। उसके बाद में देखो ध्यान रखिएगा, पारदर्शी वेशभूषा नागौर शैली की विशेषता है। पारदर्शी वेशभूषा किस शैली की विशेषता है, नागौर शैली की, ठीक है। इसके बाद में देखो आपको ये चीज ध्यान रखना है कि नागौर दुर्ग के भित्ति चित्रण में, अमरसिंह के राठौड़ महल में भित्ति चित्रण जो चित्रित हुए उसमें नारियों को तैराकी करते हुए दिखाया गया है। नारियों को हुक्का पीते हुए, जोधपुर शैली, तैराकी करते हुए नागौर शैली, याद रखिएगा। इसके बाद में देखो 1920 में ठाकुर इंदर सिंह का चित्र भी इस शैली से संबंधित है। उसके बाद में देखो बुझे हुए रंगों का प्रयोग ये है, पारदर्शी वेशभूषा नागौर शैली है। और किस चित्र शैली में वृद्धावस्था को, बुढ़ापे को अच्छे से चित्रित किया गया है, वृद्धावस्था को चित्रण किया गया किस शैली में, तो नागौर शैली में साथियों। ये बात भी अच्छे से आपको याद करनी है। उसके बाद में देखो यह मारवाड़ शैली से क्या रहती है, प्रभावित रही, इस बात को आपको याद करना है साथियों। चलिए आगे बढ़े। उसके बाद में देखियो एक और शैली, अपने सोचते हैं बहुत कम नाम आता है इसका, तो अच्छे से थोड़ा ये भी ध्यान रखना, गानेराव शैली, गानेराव पाली में, ठीक है, गानेराव शैली, गानेराव पाली में। तो गानेराव जो शैली है यह भी मारवाड़ उपशैली मानी जाती है, मारवाड़ शैली की उपशैली है, ये बात याद रखिएगा, उपशैली मानी जाती है। और ये ध्यान रखना इसके प्रमुख चित्रकार कौन थे, तो नारायण, कृपाराम और छज्जू जो है वो इसके क्या माने जाते हैं, प्रमुख जो चित्रकार है वो माने जाते हैं साथियों, ठीक है। तो इसके साथ ही हमारा जो मारवाड़ स्कूल की जितनी भी जो शैलियां थी सबके बारे में हमने पढ़ लिया। जोधपुर है, बीकानेर है, किशनगढ़, नागौर, जैसलमेर, है ना, सबके बारे में हमने एक एक बात अच्छे से जो पेपर एग्जाम में आ सकती है वो हमने पढ़ी। तो आज के सेशन में साथियों हम इतना सा पढ़ेंगे, बाकी अपने नेक्स्ट सेशन में डुंडार स्कूल को पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना सा, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ। आप सभी से निवेदन है कि यदि आप अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं एक एक चीज को, यानी कि जो एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट है उसको फ्री में पढ़ना चाहते हैं, तो आप अपने खुद के मिस्टर एग्रीकल्चर एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, जो ऐसा जो एग्जाम की तैयारी कर रहा है उसके साथ आप चैनल का लिंक शेयर कीजिए। और याद रखिएगा मेन कमेंट बॉक्स में अच्छे अच्छे कमेंट करो। हाँ, और ये भी कमेंट आप कर सकते हैं कि नेक्स्ट आप कौन सा जो टॉपिक है वो करना चाहते हैं साथियों, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट, धन्यवाद।